हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। जी इस चैप्टर के बारे में, इस क्लास के केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारे बच्चों ने इंक्वायरी करी थी। मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं बहुत जल्द एक इसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास पहला ही चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, पहला जो कि जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आपने 9th में पढ़ा होगा, 4 चैप्टर थे उसमें, बहुत बेसिक्स था उसमें। मैटर के बारे में पढ़ा, उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पढ़ा, केमिकल अपीयरेंस के बारे में पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत बेसिक्स थे उसके। फिर एटम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट भी था। फिजिकल केमिस्ट्री का एक सेक्शन है, वहाँ पर एक आपको फिजिकल केमिस्ट्री के का इंट्रोडक्शन होता है वहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। यहाँ पर हम अब थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिटेल थोड़ा सा आगे, एक कदम आगे पढ़ेंगे हम। कि सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्शंस एक्चुअली होती क्या है। क्योंकि जब हम आगे क्लास 11th और 12th में हम जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर रिएक्शंस ही रिएक्शंस आपको अलग अलग चैप्टर्स में उससे रिलेटेड मिलते हैं। ठीक है, तो चूँकि वहाँ पर अब ये बेसिक्स तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत बताया जाता है, लेकिन उसका जो सबसे बेसिक फॉर्म है कि रिएक्शंस क्या हैं, इक्वेशंस क्या हैं, एंड रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, इनका कैसा रिलेशन होता है इनके बीच में, यहाँ पर हम एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर इन सब चीज़ों को समझने में आसानी हो इस लेक्चर के थ्रू। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है व्हाट इज रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज रिएक्शन। रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है। रिएक्शन उन सभी चीज़ों को हम, या उस सभी चीज़ों को नहीं कह सकते। चीज़ों को मतलब ये है कि वो सभी जो हमारे आसपास हो रही होती हैं चीज़ें, जो भी घटनाएं हो रही होती हैं, उन घटनाओं में कुछ ऐसा होता है कि एक चीज़ से कोई भी दूसरी चीज़ बन रही होती है, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंजेस आ रहे होते हैं। तो अगर वो चेंजेस परमानेंट टाइप के हैं और उनका कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, या उनका फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है, और उसके अलावा अगर फिजिकल चेंज के अलावा कोई भी चेंज उसमें हो रहा है, तो किस कैटेगरी में वो फॉल होता है, केमिकल फॉर्म में। यानी कि वो रिएक्शन जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है। तो केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली क्या है और इक्वेशंस क्या है। आपको लग रहा होगा कि रिएक्शंस और इक्वेशंस एक ही होते हैं। हाँ, एक ही होते हैं, लेकिन अगर मैं उसको और थोड़ा डीप में जाऊं तो रिएक्शंस को जब हम कुछ इक्वेशंस में लिखते हैं, जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज जलाई आपने लिया लकड़ी, वुड लिया, वुड को आपने जलाया, क्या किया आपने, बर्न किया। बर्न करने के बाद क्या हुआ, वो एशेस में चेंज हो जाता है, राख में चेंज हो जाता है। तो वो इस तरह से जब मैं उसको लिखता हूं इस एरो के साथ, इस प्लस साइन के साथ, तो उसको हम एक्चुअली लिख क्या होते हैं, रिएक्शंस को हम इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि उसको हम क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशंस होते हैं वो रिएक्शंस का ही सिंबलाइज फॉर्म होता है रिएक्शन ही, जो वो लिखी क्या होती है, रिएक्शन ही लिखी होती है। लेकिन रिएक्शंस को हम जब सिंबलाइज कर देते हैं तो वो एक्चुअली इक्वेशन कहलाती है। जनरली हम उसी इक्वेशंस को रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इक्वेशन और रिएक्शन में अंतर समझना चाहें, तो मैंने अगर लिखा कि मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि मैं इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लिखूं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर के, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये तो बनती है। लेकिन अब जब इसको हम क्या करेंगे, सिंबलाइज कर लेते हैं। कैसे, कुछ इस तरह से, यानी कि Mg + O2 = MgO। वो अलग बात है कि इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसलिए बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2MgO एक्चुअली यहाँ पर मिल जाता है रिएक्शन ये भी। लेकिन यहाँ पर ये जो रिएक्शन लिखी हुई है वो सिंबल के फॉर्म में लिखी हुई है। किस फॉर्म में लिखी हुई है, सिंबल के फॉर्म में लिखी हुई है।
जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है कि जब भी हम रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो रिएक्शन के बारे में पढ़ने में से ही पता चलता है कि रिएक्शन ये भी है और रिएक्शन ये भी है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये एक तरह का इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन है जो कि हम सिंबलाइज करके लिखते हैं, इसीलिए हम रिएक्शन और इक्वेशंस को यहां पर लिख रखा है। एक्चुअली इक्वेशन और रिएक्शन एक ही चीज है, लेकिन जब हम रिएक्शंस को सिंबलाइज करके इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आई होप कितना समझ में आया हो। रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स, सॉरी रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मैं अभी इनके बारे में भी बात करता हूं कि और भी डिटेल फॉर्म में इसको मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, समझिएगा। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। मतलब कि अगर एक रिएक्शन हो रही है, सपोज, ठीक है, ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है, अब ये दोनों मिल करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो रिएक्टेंट उनको ही बोलेंगे जो रिएक्शन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जो रिएक्शन, वो जब रिएक्टेंट पार्टिसिपेट होकर के आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्म करने पर क्या होता है कि अब देखो होता क्या है कि यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है, Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये है, जो लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं वो रिएक्टेंट होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट को कहां लिखा जाता है, राइट हैंड साइड पर, इस एरो को इधर लिखा जाता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट इस तरह से आता है। तो प्रोडक्ट जो होता है वो रिएक्टेंट का रिजल्ट होता है। जो रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस से जो रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं, उस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो रिजल्ट होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट। रिजल्ट को हम इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, या डायरेक्टली क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम। रजिस्टर ये रहा, कुछ और एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे हमने एक Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव का रिजल्ट अगर मैं रिएक्शन कराता हूं, तो यहां पर हमारे पास बनेगा NaCl। अब ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स, और जबकि ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। ये क्या है, ये एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट है किसका, इन दोनों के रिएक्शंस का। ठीक है, यहां पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपस में मिक्स, मतलब कि रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसी को, इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट्स बोलते हैं और राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा किधर लिखे जाते हैं, हमेशा लिखे जाते हैं प्रोडक्ट, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट जो लिखा जाता है वो किधर लिखा जाता है, वो लिखा जाएगा हमेशा राइट हैंड साइड पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे कोई रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो रिएक्शंस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो होता क्या है कि हमारे पास जितने भी रिएक्शंस हैं, मतलब कि आसपास अगर हम देखेंगे, अपने चारों तरफ देखेंगे, तो हर वक्त कोई ना कोई रिएक्शंस हो रही होती है, हर वक्त कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होती है। अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में आप जब भी बाहर जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ हरा भरा, कुछ काई वगैरह लग जाती है, कुछ अजीब सी स्मेल आती रहती है। ठीक है, और बहुत सारे तरह के उसमें फंगस वगैरह निकल आते हैं। ठीक है, आप इसी मौसम में बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह भी पक जाते हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में आम वगैरह बहुत पक जाता है। ठीक है, पकते, वो आम का जो पकना होता है या फलों का जो पकना होता है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। और उसके अलावा जो हम खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त जो खाना पचता है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, हम जो सांस लेते हैं, सांस लेना भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। अब सांस लेना कैसे केमिकल रिएक्शन है, वो इस तरह से है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने से जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होकर के हम, रेस्पिरेशन से ही हमको एनर्जी मिलती है।
एनर्जी मिलती है वो भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही मिलती है, ठीक है। तो सांस लेना भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी जानवर मर गया, जानवर का जो भी मरा वो जो है मिट्टी में मिलना, उसका कन्वर्ट होना दूसरे पार्टिकल्स में अपनी जिस भी चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो सब चीज़ें किस में चेंज होती हैं, जो आपस में वो होता है केमिकल रिएक्शन ही होता है सारे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये रहे सारे केमिकल रिएक्शन। अगर मैं बात करूं तो सोलिंग ऑफ मिल्क हुआ, यानी कि जो समर में हमारे पास दूध होता है, वो क्या होता है कि अगर मैं उसको बहुत देर तक ना उबालूं या बहुत देर तक गर्म नहीं करता हूं तो क्या होता है कि उसका जो टेस्ट होता है वो सोर हो जाता है, यानी कि सोर मतलब कि खट्टा हो जाता है। खट्टा होने की वजह क्या है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का जो फॉर्मेशन है वो भी केमिकल रिएक्शन है। कर्ड का जो फॉर्मेशन है वो भी केमिकल रिएक्शन है। कैसे? क्योंकि मिल्क में एक बात ध्यान देना, मिल्क में एक प्रोटीन पाई जाती है, मिल्क में एक प्रोटीन तो पाई जाती है, एक शुगर पाई जाती है, उसका नाम है लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर काफी मीठा होता है, इसी वजह से यही लैक्टोज शुगर जो पाई जाती है, इसी वजह से दूध जो होता है वो काफी मीठा होता है, ठीक है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, लैक्टोज शुगर की वजह से दूध तो मीठा होता ही है, लेकिन उसके अलावा एक बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टोज शुगर को वो लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। ध्यान सुनना, लैक्टोज शुगर जो होती है वो उसकी वजह से दूध मीठा होता है, लेकिन लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जो लैक्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है उसको लैक्टिक एसिड में। ये किस में चेंज जाता है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। इस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। किसकी वजह से, लैक्टोबैसिलस की वजह से। देख लें स्पेलिंग, थोड़ी सी चेक कर लेना, स्पेलिंग मुझे लग रहा है गलत है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा इसको। लेकिन ये आप देखिए, समझिए, लैक्टोज शुगर जो होती है लैक्टिक एसिड में चेंज होती है, किसकी वजह से, लैक्टोबैसिलस की वजह से। लैक्टोबैसिलस एक तरह का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से अब हम जानते हैं कि लैक्टिक एसिड किसका टेस्ट कैसा होता है, एसिडिक होने की वजह से उसका जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है, यानी कि खट्टा होता है, ठीक है। कैसा होता है, खट्टा होता है। लेकिन जो शुगर होती है मिल्क में, उसकी वजह से जो दूध होता है वो क्या होता है, स्वीट होता है, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से हम ये तो केमिकल रिएक्शन है ही। इसके अलावा हमारे पास जो कुकिंग फूड है, हम जो कुक करते हैं वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। उसकी वजह क्या है कि केमिकल रिएक्शंस हम उन्हीं चीजों को कहते हैं जो फिर से वापस नहीं होते हैं। क्या आप जो फूड कुक कर लोगे वापस उसको ग्रेन्स में चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसी वजह से जो फूड कुक होता है वो भी केमिकल रिएक्शंस में ही आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। जो हम खाना खाते हैं, हम बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि जो फूड होता है वो मुंह में जाते ही, जैसे हम उसको चबाना शुरू करते हैं, ठीक है, च्युइंग करते हैं उसको, तो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। तो फूड का डाइजेशन भी क्या होता है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही होता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें वो भी तरह के केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उसके थ्रू हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसका अगर मैं केमिकल रिएक्शन लिखूं तो केमिकल रिएक्शन होता है C6H12O6 + 6O2। यहां पर मैं लिखूंगा C6H12O6 + 6O2 = अब देखो ये टूट जाएगा 6CO2 + 6H2O + ATP। ये ATP क्या है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि एनर्जी के फॉर्म में हमको मिलता है, जिसका इस्तेमाल हम डिफरेंट टाइप के वर्क्स में करते हैं। तो आप इजीली देख सकते हो कि ये भी एक तरह का क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब जो कि रेस्पिरेशन जब भी हम करते हैं तो हमारे बॉडी में जो भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकल जाता है। H2O में चूंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वही हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और यही CO2 फिर बाद में वापस आती है, ठीक है। और जो वाटर है वो अंदर ही रहता है और एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी भी मिल जाती है, ठीक है।
इसी एनर्जी से मैं लगातार इस वक्त गला फाड़ के आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। ये एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कभी भी आप ये सब वर्क नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। एक बात ध्यान दीजिएगा कि फर्मेंटेशन भी एक तरह का क्या है, फर्मेंटेशन भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। इसका भी एक केमिकल रिएक्शन को अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास इसी को मैं C6H12O6 डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है C2H12OH में, ठीक है। और इसके अलावा CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसके अलावा CO2 बाहर निकल जाती है। तो ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल किससे कन्वर्ट होता है, इसी ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक तरह की क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आप इजीली देख सकते हो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि जो ग्रेप्स में प्रेजेंट शुगर होती है या ग्लूकोज होता है, उसको आसानी से कन्वर्ट पहले तोड़ता है। ग्रेप्स में देखो पहली बात शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अब जो उस शुगर को कन्वर्ट टूट करके इसमें चेंज होगा, ठीक है, ग्लूकोज में चेंज होगा, वो ग्लूकोज वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट में बात करेंगे जो रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ आयरन में हमारे पास इसको हम लिखेंगे 4Fe+O2, ठीक है। 4Fe+O2 इज इक्वल टू, सॉरी एक चीज और है, 6H2O इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 4FeOH का होल थ्राइस। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो कि Fe2O3.3H2O, यहां पर मैं लिख सकता हूं 2। ये और ये एक ही बात है। देखिए ध्यान से कि 4Fe यहां पर है तो 2 2 4Fe यहां पर भी है, ठीक है। 4 3 अब यहां पर ये 3 और ये 3 दोनों हैं, तो 4 3 12 यहां पर हो गया, 4 3 12 यहां पर हो गया, यानी कि 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन यहां पर हो जाएंगे। तो यहां पर भी मैं अगर इसको काउंट करूंगा तो ये 3 2 6 और 6 2 12 यहां पर हाइड्रोजन हो गया, और 3 1 3 यहां पर है, और ये 3 2 6 यहां पर है, सॉरी हाँ 3 2 6 यहां पर है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो वापस यहां पर भी हमारे पास 12 ऑक्सीजन आसानी से आ जाता है। इस तरह से ये रिएक्शन और ये रिएक्शन एक ही बात है। जो हमारे पास रस्ट, जब किसी भी आयरन का रस्टिंग होती है तो इस तरह की चीजें हम वहां पर देखने मिलती है, ठीक है। तो आप इजीली देख सकते हो कि ये भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल हमारे पास अब जैसे एलपीजी वगैरह हम जब जलाते हैं तो एलपीजी में क्या होता है, CH4 और C2H6, ठीक है, C4H10, ये सब गैसेस होती हैं उसमें। तो अगर मैं CH4 को बर्न करूंगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, ठीक है। ये CO2 और प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी काफी मात्रा में एनर्जी आपको देखने को मिलती है। यहां पर भी आप सिमिलर वे पे इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको जलाओगे तो CO2 प्लस H2O यहां पर भी बनेगा। तो जितना हैवी पार्टिकल होगा, क्योंकि CH4 जो होता है वो काफी हल्का होता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते जाओगे उसी चेन में, तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है हैवी पार्टिकल्स में से ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो यहां पर जब CH4 जलाओगे तो कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और कम मात्रा में एनर्जी मिलेगी। जितना हैवी पार्टिकल होता जाएगा, यानी कि जितना मास बढ़ता जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते जाओगे तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, प्रोडक्ट सेम मिलेगा, लेकिन एनर्जी की जो क्वांटिटी है वो क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। इस तरह से हमने इसमें सीखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और उनसे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है, उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे हमने सीखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शंस में हमने क्या है कि कैसे उसको पहचानेंगे कि किसी भी चीज में रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही है। ये सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि सोरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल। इन सभी एग्जांपल्स हम इजीली समझ सकते हैं कि ये सारे एग्जांपल किसके हैं, केमिकल रिएक्शंस के हैं, ठीक है।
प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शंस में हमने सीखा कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें कोई ना कोई परमानेंट चेंज जरूर होता है। ठीक है,